गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने लेसन 1 पादप में पोषण में क्या क्या पढ़ा था, तो आपने घर में पढ़ा होगा, है ना। हमने कल पढ़ा पादप में पोषण किस प्रकार होता है ना। पोषण के घटक पढ़े हमने, पोषण के कौन कौन से घटक होते हैं, पोषण की विधि हमने पढ़ी कि पोषण की कौन कौन सी 2 विधियां, स्वपोषण, विषम पोषण पढ़ा हमने, और किस प्रकार से मतलब स्वपोषण में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विषम पोषण में क्या होता है कि पौधे जीव जंतु दूसरों के द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं, अर्थात दूसरों पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार हमने पोषण की विधि देखी, पोषण के घटक देखे। उसके बाद हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषण देखा कि प्रकाश संश्लेषण में खाद संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में खाद संश्लेषण का प्रक्रम कैसे होता है। तो हमने ये देखा पादप जो है मिट्टी से जल लेते हैं और जड़ों के द्वारा अवशोषित करके तनों तक पहुंचाते हैं और तनों की सहायता से वो पत्तियों तक पहुंचते हैं। इस प्रकार हमने उसका खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम देखा। फिर हमने देखा कि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। तो इस रंध्र की सहायता से जो वायु की कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर प्रवेश करती है। चित्र के द्वारा भी हमने देख लिया कि उसमें द्वार कोशिकाएं होती हैं। द्वार कोशिकाएं रंध्र जो रहते हैं वो द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे हुए रहते हैं। जब द्वार कोशिकाएं खुलती हैं तो वायु अंदर जाती है और जब द्वार कोशिकाएं बंद हो जाती है तो वायु अंदर नहीं जाती है। इस प्रकार चित्र के द्वारा हमने देख लिया। फिर हमने ये देखा कि क्लोरोफिल, पत्तियों में हरे रंग का वर्णन होता है जो क्लोरोफिल रहता है, और क्लोरोफिल जो है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ऊर्जा ग्रहण करता है, और जो ये ऊर्जा है वो खाद्य संश्लेषण के काम में आती है। अब कल तक का आपको क्लियर हो गया होगा। उसके आगे का हम अब देखते हैं। तो अब क्या है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिलती है, वायु से मिलती है। क्लोरोफिल जो मैंने बताया कि हरा वर्ण पत्तियों में होता है वो क्लोरोफिल कहलाता है। जल कहाँ से मिलता है, मिट्टी से मिलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का सूत्र हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जल की सहायता से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट संचित हो। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, स्टार्च के रूप में पत्तियों में संचित होती है और ऑक्सीजन निर्मुक्त हो जाती है। तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमें वायु से प्राप्त होती है, जल हमें मिट्टी से प्राप्त होता है, सूर्य का प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है, और क्लोरोफिल जो है वो पत्तियों से जो हरा वर्ण होता है उससे प्राप्त होता है। तो इसकी क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल में सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बनता है जो पत्तियों में स्टार्च के रूप में होता है, और ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, वो ऑक्सीजन जो हम सांस के द्वारा लेते हैं। अब हमने देखा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जल और सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होती है। अब सूर्य का प्रकाश क्या है, सूर्य का प्रकाश आप जानते हो कि सूर्य से हमें ऊष्मा और प्रकाश मिलता है ना। और जल, यदि जल सबके लिए आवश्यकता है, जीव जंतुओं के लिए आवश्यकता है जिस प्रकार, उसी प्रकार पौधों के लिए भी जल बहुत आवश्यकता है। अब यदि जल नहीं होगा तो मनुष्य जीवित नहीं रह पाते। इसी प्रकार सूर्य की प्रकाश की अनुपस्थिति में भी जीवन नहीं हो पाता है। इसके लिए हम एक उदाहरण देखते हैं कि हम 2 गमले देते हैं और दोनों गमले में एक से पौधे लगाते हैं। अब एक गमले को हम क्या करते हैं, अंधेरे कमरे में रख देते हैं और दूसरे पौधे को हम सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं। दोनों गमले में हम टाइम से पानी देते हैं। अब 3-4 दिन के बाद हम देखते हैं, क्या देखते हैं हम कि जो गमला अंधेरे कमरे में रखा गया है उसकी पत्तियां पीली पड़ गई हैं और मुरझा सी गई हैं, और जो दूसरा गमला हमने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा था वो हरा भरा है। उस गमले को जो अंधेरे कमरे में रखा हुआ गमला है, यदि हम उसको फिर से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो वो कुछ समय के बाद, कुछ दिन के बाद फिर से हरा भरा हो जाता है। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि पौधों के लिए जल और सूर्य का प्रकाश दोनों बहुत आवश्यकता है। उसके बिना पौधे आगे बढ़ नहीं सकते। क्यों, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और पौधे अपना भोजन उससे प्राप्त करते हैं। इस चित्र के द्वारा हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण कैसा होता है।
तो ये आप देख रहे होंगे सूर्य है, सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है और सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। उसी प्रकार ये पौधा है, तो पौधों में क्या होता है, पत्तियां, आपको मालूम पत्तियां होती हैं, तो पत्तियां कैसी रहती है, हरे रंग की रहती है। हरे रंग की पत्तियों में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। तो अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसके द्वारा होता है, क्लोरोफिल की सहायता से होता है और जल की सहायता से। तो जल कहाँ है, जल एवं खनिज कहाँ से लेते हैं, वो मिट्टी से लेते हैं। तो मिट्टी के द्वारा, जल और खनिज के द्वारा लेने के बाद तने की सहायता से वो पत्तियों तक पहुंचाते हैं। पत्तियों तक पहुंचाने के बाद पत्तियां क्या करती हैं, भोजन संश्लेषण का कार्य करती हैं। तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति से जो सौर ऊर्जा प्राप्त होती है वो पत्तियों तक पहुंचती है। जल और खनिज मिट्टी के द्वारा प्राप्त होता है, और पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है उससे द्वारा पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं। तो क्या है, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियां सौर ऊर्जा ग्रहण करती हैं तो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेती हैं और भोजन संश्लेषित करती हैं और ऑक्सीजन गैस को निर्मुक्त करती हैं। तो इस मतलब सूर्य के द्वारा सौर ऊर्जा से वो क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेती हैं और ऑक्सीजन गैस को निर्मुक्त करती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस किससे लेती हैं, जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसके द्वारा वो वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं और उसके बाद भोजन का संश्लेषण करती हैं। तो अब आपने देखा होगा प्रकाश संश्लेषण के चित्र के द्वारा कि किस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की सहायता से क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट बनाती है और ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट जो है पत्तियों में स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है, ऑक्सीजन निर्मुक्त हो जाती है, उस ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं। इस प्रकार सूत्र के द्वारा और चित्र के द्वारा आपने देख लिया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बिना पौधों में भोजन संश्लेषण नहीं हो पाता, भोजन नहीं बन पाता है ना बच्चों। अभी तक हमने पादप में पोषण की कौन सी विधि देखी, प्रकाश संश्लेषण की विधि देखी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन कैसे बनाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा आपने देख लिया जल और क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। तो अब पादप में पोषण की हम दूसरी और विधियां देखते हैं कि कौन कौन सी है। तो उसमें एक क्या है, विषम पोषी प्रणाली। विषम पोषी प्रणाली, विषम मतलब हमने पढ़ा था विषम पोषण इसके पहले भी। तो विषम में क्या होता है, जो जंतु दूसरों पर निर्भर रहते हैं उसे हम कहते हैं विषम पोषण। तो अब कई पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो अपना भोजन कैसे, क्योंकि पौधे क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो भोजन अपना किस प्रकार से संश्लेषित करेंगे। अब जिस प्रकार मनुष्य और जीव जंतु अपने भोजन के लिए पादप पर निर्भर होते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इसी प्रकार कुछ पौधे अपने भोजन संश्लेषण के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इसका उदाहरण एक है अमर बेल। तो अमर बेल जो रहती है वो अपना भोजन संश्लेषण के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर होती है। आपने देखा होगा कुछ पौधों में पीले रंग की रस्सी के समान बेल लिपटी रहती है। तो ये कौन सी बेल है, ये अमर बेल है। तो ये अमर बेल जिस पौधे पर आरोहित रहती है उसी पौधे से अपना भोजन संश्लेषण करती है। तो ये क्या कहलाती है, परजीवी या परपोषी कहलाती है। तो विषम पोषक प्राणी क्या है, इस प्रणाली में पौधे अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर वे आरोहित होते हैं। वे पादप परपोषी या परजीवी कहलाते हैं। परपोषी, अब परपोषी से सुनने से भी अपने को लगता है पर मतलब दूसरा, पोषी माने पोषण। तो इस प्रकार जो अपने पोषण के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं परपोषी कहलाते हैं। परजीवी है ना, तो जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर संश्लिष्ट रह के उससे भोजन प्राप्त करके जीवित रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, दूसरे पौधों पर आश्रित रहते हैं, तो उसे परजीवी कहते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, परपोषी या परजीवी कहलाते हैं। इसका उदाहरण मैंने बताया अमर बेल है। अब इसके बाद हम दूसरा उसका उदाहरण देखते हैं, कीट भक्षी प्रणाली। कीट भक्षी प्रणाली क्या है, कई जो पौधे रहते हैं वो कीटों का भक्षण करते हैं। कीट मतलब आपको मालूम है कीट क्या होता है, कीड़े होते हैं। भक्षी मतलब भक्षण करना। तो कुछ पौधे जो रहते हैं वो कीटों का भक्षण करते हैं
और वो कीटों का भक्षण करके अपना भोजन बनाते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है? घटपर्णी या पिचक पादप। इसे हम घटपर्णी या पिचक पादप भी कहते हैं। इसका उदाहरण है वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सनड्यू। अब इस चित्र के सहायता से हम देखते, अब ये चित्र किसका है? घटपर्णी या पिचर पादप का है। तो अब घटपर्णी या पिचर पादप क्या है? ये कीटभक्षी कहलाता है। तो कई पौधे रहते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं। कीटों का भक्षण करके क्या करते हैं? वो पौधे उसको पचा लेते हैं और वो उनका भोजन होता है। तो इस रचना को आप देखो, इस रचना में क्या है? ये एक घड़े रूप पत्ती, ये हमें घड़े के समान दिख रहा है। इसको घटपर्णी, घट माने घड़ा, पर्णी माने पत्ती। तो जो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये पत्ती का ही घड़े के आकार के रूप में रूपांतरण है। इसमें क्या होता है? पत्ती जो रहती है घड़े के आकार की दिखाई देती है और जो पत्ती का, एक पत्ती का जो रूपांतरण होता है और ऊपर की पत्ती क्या, उसको ढक्कन के रूप में रहती है। जो जैसे ही कीड़े के अंदर प्रवेश करते तो ये ढक्कन बंद हो जाता है। इस घटे रूमी मतलब पिचर पादप में क्या होता है? छोटे छोटे रोम होते हैं, छोटे छोटे रोम होते हैं जो अधोमुखी है ना। अब इस घटपर्णी पौधे में क्या होता है? छोटे छोटे उसके मुंह पे ढक्कन, उसके मुंह में छोटे छोटे रोम रहते हैं जो अधोमुखी रहते हैं, अंदर की तरफ झुके हुए रहते हैं। जैसे ही कोई कीट इसके पास आता है तो इसमें क्या होता है? रोम में ये चिपक जाता है। जैसे ही चिपक जाता है तो ये ढक्कन बंद हो जाता है और कीट जो इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो इसमें एक प्रकार का पाचक रस रहता है जिसके द्वारा ये भोजन बनता है। तो इसे कीटभक्षी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कीड़े रहते हैं ये उसका पौधा जो है उसका भक्षण करता है, इसलिए इसे कीटभक्षी कहा जाता है। घटपर्णी, क्योंकि ये घटपर्णी, ये पत्ती जो है घड़े के रूप में रूपांतरित हो जाती है, इसे इसलिए घटपर्णी कहते हैं। घटपर्णी पिचर पादप में क्या है? जैसे ही कोई कीड़ा इस पे प्रवेश करता है तो पौधे इसके मुंह पर क्या होता है? छोटे छोटे रोम होते हैं जो अधोमुखी होते हैं और उसमें से पाचक रस स्राव होता रहता है। जैसे ही कीट इसके पास आता है, बैठता है, तो वो उस रोमों के द्वारा चिपक जाता और इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। जैसे ही प्रवेश करता है तो ये ढक्कन उसका बंद हो जाता है और इस प्रकार ये कीटों का भक्षण करता है। इस प्रकार दूसरा उदाहरण हमने क्या देखा कि कीटभक्षी प्रणाली है ना, कीटभक्षी प्रणाली का देखा हमने कि कीटों का भक्षण करने वाली जो प्रणाली है वो कीटभक्षी प्रणाली कहती है ना। अब हमने इसकी पोषण की विधि में दो विधि अभी हमने देख ली। पहली हमने देखी विषमपोषी प्रणाली। विषमपोषी प्रणाली क्या है? इस प्रणाली में पौधे क्या होते हैं? अपना भोजन दूसरे पादप से प्राप्त करते हैं और जिस पादप से वो भोजन प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? जिस पादप पर वो आरोहित होते हैं उसी से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण मैंने अमरबेल बताया कि अमरबेल जो है पीले रंग की रस्सीनुमा रचना होती है जो दूसरे पेड़ पर लिपटी हुई रहती है और उस पौधे या पेड़ से अपना भोजन ग्रहण करती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? परपोषी या परजीवी कहते हैं। इसके बाद दूसरा वाला हमने क्या देखा? पोषण कीटभक्षी प्राणी। कीटभक्षी प्राणी का एक उदाहरण क्या है? घटपर्णी या पिचर पादप है ना। तो पिचर पादप क्या है वो हमने चित्र के द्वारा को समझाया कि इसमें क्या होता है? पत्ती जो है घड़े के रूप में रूपांतरित हो जाती है, वो क्या कहलाता है? घटपर्णी। तो ये घटपर्णी में क्या होता है कि जो इसमें एक पत्ती घड़े के आकार की रचना होती है जिसमें पत्ती ढक्कन के रूप में रहती है। अब जैसे इसके मुंह पे क्या होता है? अनेक छोटे छोटे रोम होते हैं जो अंदर की झुके हुए रहते हैं, इसे अधोमुखी भी कहते हैं। इस रोम में पाचक रस स्रावित होता है। जैसे ही कोई कीड़ा इसमें प्रवेश करता है तो पाचक रस के द्वारा चिपक जाता है और घड़े के अंदर प्रवेश कर जाता है। फिर क्या होता है? ढक्कन ये बंद हो जाता है और उसके बाद इस प्रकार ये पौधा कीटों का भक्षण करता है। तो कीटों के भक्षण के द्वारा इसकी ये पोषण विधि होती है। इस प्रकार कीटभक्षी प्रणाली के द्वारा कीटों का भक्षण करने वाली ये प्रणाली है। बच्चों ये देखो आपकी बुक है, इसमें से हमने लेसन 1 हम अभी पढ़ रहे हैं। तो पहला लेसन क्या है? पादपों में पोषण। तो उसमें हमने क्या पढ़ा? पहला हमने पोषण पढ़ा, पादपों में पोषण की विधि पढ़ी। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? प्रकाश संश्लेषण। पादपों में प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम क्या है वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा?
फिर उसके बाद हमने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़ी कि प्रकाश संश्लेषण कैसा होता है। ये डायग्राम इसके द्वारा मैंने आपको समझा दिया है कि प्रकाश संश्लेषण में द्वार कोशिकाएं होती हैं, रंध्र होते हैं, ये सब बता दिया। उसके बाद ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार होता है वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया है कि पादपों में पोषण की अन्य विधि कौन कौन सी हुई है। तो एक हमने विषमपोषी बता दी है और दूसरी मैंने क्या बताई आपको, कीटभक्षी। तो ये कीटभक्षी आपने डायग्राम के द्वारा देख लिया है। तो यहाँ तक का भी हमने पढ़ लिया है। इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, उसके आंसर आप लिखेंगे और कल मेरे को बताएंगे। आप देखो इसमें से कुछ क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको लिख रही हूँ, इसके आंसर आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है पोषण किसे कहते हैं। तो मैंने बता दिया है कि जीवों के द्वारा पोषण को ग्रहण करने और उसके उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। पोषक के घटक कौन कौन से हैं वो भी मैंने बता दिए। पोषक के घटक विटामिन है, प्रोटीन है, जल है, कार्बोहाइड्रेट है, ये पोषण के घटक है। फिर स्वपोषण किसे कहते हैं। तो हमने दो पढ़े थे कि पोषण की दो विधि हैं, एक स्वपोषण है, दूसरी विषम पोषण है। स्वपोषण क्या है, स्वपोषण में जो पादप अपना भोजन खुद बनाते हैं तो उसे स्वपोषी कहते हैं और ये विधि क्या कहलाती है, स्वपोषण कहलाती है। दूसरा विषम पोषण, इसमें पौधे जीव जंतु और जो भी मनुष्य अपने भोजन संश्लेषण करने के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, विषम पोषण कहलाते हैं। और ये विधि क्या कहलाती है, विषमपोषी विधि कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, मैंने बता दिया कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट बनता है और वो पत्ती में स्टार्च के रूप में संचित होता है और ऑक्सीजन निर्मुक्त हो जाती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये किसके द्वारा होती है, पत्ती में जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं उसके द्वारा होती है। और अब हमारा ये इतना हो गया है, इसके आगे का हम अब कल देखेंगे। पोषण की जो और अन्य विधियाँ हैं उसको हम कल देखेंगे।